दोस्तों, ईरान की तबाही की खबरें तो सारी मीडिया पर आ रही हैं, लेकिन इजराइल के अंदर हालात क्या हैं सामने नहीं आ रहे हैं। सच ये है कि पिछले 3 दिनों में ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के शहरों में ताबड़तोड़ हमले किए। अब स्वतंत्र पत्रकार यानी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के जरिए खबरें आ रही हैं कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव, उसके अलावा पोर्ट सिटी हाइफा और जेरूसलम में सबसे ज़्यादा हमले हुए, मिसाइल अटैक्स हुए हैं और ये अटैक्स पिछले 72 घंटों में ईरान ने किए हैं। अब अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ईरान ज़बरदस्त हमले, स्ट्राइक्स इजराइल पर कर रहा है, लेकिन दोस्तों डिटेल्स नहीं आ रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियन नेशनल रिव्यू के चीफ एडिटर जेमी मैकेंटायर उन्होंने पूरा इसका डिटेल्स दी हैं और कहा है कि इजराइल के शहरों में तेल अवीव, हाइफा, जेरूसलम और भी बाकी शहर हैं, 200 से ज़्यादा बड़ी इमारतों पर हमले हुए हैं और उन्होंने कहा है कुछ इमारतें तो रबल यानी पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई है। अब वरिष्ठ पत्रकार जेमी आगे लिखते हैं कि दरअसल ये हमले इस वजह से हुए क्योंकि ईरान की जो हाई स्पीड हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनको इजराइल का जो आयरन डोम है या जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो रोक नहीं पा रहा, जिसकी वजह से कई इमारतों पर सीधा हमला हुआ और भारी जान माल का नुकसान हुआ है। अब जेमी आगे लिखते हैं कि पिछले 6 दिनों से ज़्यादातर शहरों में जो स्थानीय लोग हैं, इजरायली हैं, वो बंकरों में उन्होंने पनाह ले रखी है और बंकरों की हालत ऐसी है जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। जाहिर तौर पर कई ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहां पुलिस या स्थानीय प्रशासन और जनता के बीच में झड़पें हुई हैं, कहासुनी हुई है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, जेमी कहते हैं, कि स्थानीय लोग सरकार से नाराज़ दिख रहे हैं। और वैसे भी अक्टूबर में चुनाव होने जा रहा है इजराइल में, नेतन्याहू की अग्नि परीक्षा भी है और शायद इसीलिए इसी चुनाव को लेकर ही हमले भी किए गए हैं। अब जेमी के अनुसार जो स्थानीय लोग हैं इजराइल के, उनका ये कहना है कि जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं उनको मौके पर आना चाहिए। जहाँ जहाँ इमारतें गिर रही हैं, जहाँ पर लोग मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू जो हैं 3 मार्च को ज़रूर दिखे मौके पर, जब एक इमारत गिरी थी जहाँ कई इजरायली नागरिक मर गए थे। वहाँ पर नेतन्याहू को देखा गया और नेतन्याहू ने ट्वीट भी किया और उनकी तस्वीरें भी आई। उसके अलावा नेतन्याहू ज़्यादातर मौके पर नहीं दिख रहे हैं। उनकी जो भी तस्वीरें आ रही हैं मीडिया में, वो या तो सैनिक अफसरों के साथ मुलाकात करते हुए आ रही हैं या फिर कोई मीटिंग करते या संदेश देते हुए आ रही हैं। यानी मौक़ों पर ना नेतन्याहू दिख रहे हैं और ना ही उनके मंत्री दिख रहे हैं। तो ये हाल तो नेतन्याहू का इजराइल में है। अमेरिका में भी ट्रंप के लिए स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। सारा विपक्ष जो डेमोक्रेट्स हैं उनके अगेंस्ट हैं। जनता जो है वो भी मिलिट्री एक्शन को सही नहीं मान रही है और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो सर्वेज आ रहे हैं, जो पोल हो रहे हैं मिलिट्री एक्शन पर, ट्रंप के फैसले पर, उसमें 59% अमेरिकन्स ने मिलिट्री एक्शन का विरोध किया है। इसके अलावा CNN जो सबसे मेजर उनका न्यूज़ चैनल है, वहाँ पर भी अमेरिकन्स ने 60% जनता ने, अमेरिकन्स ने CNN के पोल में भी ट्रंप के फैसले का खुलकर विरोध किया है कि ये जो अटैक था या जिस तरह से अली खामनाई की हत्या हुई ये गलत है, ये अमेरिकन का कहना है। इसी तरह के 2 और सर्वे हुए हैं, एक रॉयटर्स ने किया है और दूसरा सर्वे वॉशिंगटन पोस्ट अखबार ने किया है। ये भी एक बड़ा अखबार है अमेरिका का और इसमें भी ज़्यादातर अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन के खिलाफ हैं। और इत्तेफाक देखिए कि इजराइल की तरह अमेरिका में भी चुनाव होना है नवंबर में और डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है रिपब्लिकन, उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, खस्ता हालत है। अब दोस्तों, सच्चाई ये भी है कि खबरें जो हैं युद्ध की एक तरफा आ रही हैं। ईरान पे जो हमले हो रहे हैं, ईरान में जो तबाही है, उसकी तस्वीरें जो है पूरी मीडिया दिखा रही है। खासकर लेबनान में जो युद्ध है, घमासान है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में, उसकी भी खबरें आ रही हैं।
लेकिन इजराइल के भीतर ऐसा लगता है जैसे सेंसरशिप लगी हो। आज मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट अमरीश मिश्रा से मैंने पूछा, जिनका नेटवर्क ईरान में भी है और इजराइल में भी है, कि वाकई इजराइल के अंदर हालात क्या हैं, क्या स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, नेतन्याहू के पक्ष में नहीं है क्या। मैंने उनसे ये भी पूछा और मैंने एक सवाल और किया कि क्या ईरान के भीतर अब एक तैयारी हो रही है कि जो नए सुप्रीम लीडर आएंगे वो एक फतवा जारी करेंगे और परमाणु बम बनाने की अनुमति दे सकते हैं। तो क्या परमाणु बम बनाने की भी तैयारी हो रही है, और अगर ये बम बनता है तो इस पूरी जंग की बाजी पलट सकती है, बड़ा डिटरेंस ईरान को मिल सकता है अमेरिका और इजराइल को रोकने के लिए। बहरहाल कई सवाल मैंने आज अमरीश मिश्रा से किए हैं। मैं चाहूँगा कि उनकी बातों को, उनके जवाबों को गौर से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सी खबरें ऐसी हैं जो आप तक पहुँच नहीं रही हैं। अमरीश जी, इस वक्त जो सबसे भयानक युद्ध है वो लेबनान में हो रहा है, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में, लेकिन तेहरान में भी बमबारी काफ़ी कुछ हो रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि कई सरकारी इमारतें ध्वस्त की हैं यूएस मिसाइल्स ने, इजराइल के मिसाइल्स ने। लेकिन इजराइल की खबर, तेल अवीव की खबर, जेरूसलम की खबर, वहाँ की खबरें नहीं आ पा रही। मैं भी कई अखबार देख रहा था, खबरें जो वहाँ पर तबाही हो रही उसका कहीं पर कोई बहुत ज़्यादा खबरें नहीं। बीबीसी का ये कहना है कि बड़ी ज़बरदस्त ईरान ने स्ट्राइक करी और यही कुछ वॉशिंगटन पोस्ट का भी मानना है, लेकिन डिटेल्स नहीं आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ पत्रकार, इंडिपेंडेंट पत्रकार अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, कह रहे हैं कि काफ़ी नुकसान इजराइल में है और इजराइल में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वहाँ की सरकार है, मौके पर नहीं दिख रही है और कहीं ना कहीं जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा है। दीपक जी, देखिए जो पूरी स्थिति है उसमें अभी जेमी सिंटियर ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े पत्रकार हैं और उनका जो नेटवर्क है वो अमेरिकन जूस के है, जो अमेरिका में बैठे हैं और कुछ उसमें से निष्पक्ष हैं और जो इजराइल की रिजीम की बात नहीं दोहराते हैं। अब वहां पर जो जेमी सिंटियर ने जो अपनी जॉइंट रिपोर्ट एक जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि 200 बिल्डिंग तेल अवीव में ध्वस्त हो गई। ओहो ओहो ओहो, 200 बिल्डिंग्स 200 इन लास्ट दे 5 आर डेज। दे आर रिड्यूस टू रबल। ओके ओके। मलबा जी जी। मलबा। हम्म। अच्छा, अब यहां पर क्या हो रहा है कि एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ जनता कहाँ है? जनता का बड़ा हिस्सा बंकर में है और बंकरों में अव्यवस्था है और अव्यवस्था के साथ ये भी है कि जो रिजर्व सोल्जर्स, यानी इजराइल की सेना ऐसी है कि उसके प्रोफेशनल सोल्जर्स 60-70 हजार है, बाकी 1 लाख रिजर्व सोल्जर्स जो टाइम टू टाइम रेस किए जाते हैं। रिजर्व सोल्जर्स जिनको बंकरों में संभालना था व्यवस्था, क्योंकि पुलिस इजराइल की बहुत कमजोर है, छोटा सा देश है, तो जो रिजर्व सोल्जर्स को बंकरों में व्यवस्था संभालनी थी वो ड्यूटी पे नहीं आए। उनका बड़ा ओहो। हिस्सा 20 से ओके 30% ने आने से मना कर दिया। और उनका पता है तर्क क्या है? उनका तर्क यह है कि अगर नेतन्याहू जमीन पे नहीं है, स्मोट्रिच जमीन पे नहीं है, जो होम मिनिस्टर इजराइल के हैं बेन गिवर वो जमीन पे नहीं है, तो हम क्यों जाएं? ओके। एक खबर ये आ रही थी अमरीश जी, नेतन्याहू के बारे में 2 दिन पहले, कि जिस वक्त अटैक शुरू हुए वो जर्मनी चले गए, लेकिन बाद में जर्मनी से भी और अमेरिकन मीडिया से भी और इजराइल की मीडिया से भी एक क्लैरिफिकेशन आया कि जर्मनी नहीं गए हैं नेतन्याहू, इजराइल में ही हैं। उसके बाद ईरान की फौज ने 2 दिन पहले ये दावा किया कि उन्होंने तेल अवीव में नेतन्याहू का जो दफ्तर है उस पर मिसाइल मारी है, लेकिन कोई हताहत की खबर नहीं है। उसके बाद फिर खबर आई कि नेतन्याहू बिल्कुल सुरक्षित हैं, वो तेल अवीव में ही हैं। क्या कुछ आपको लग रहा है कि ये सिक्योरिटी रीजन से नेतन्याहू फ्रंट पे कहीं नहीं दिख रहे हैं, खतरा उनको भी बहुत ज्यादा है? देखिए, आज 5 मार्च 2026 है। नेतन्याहू आखिरी बार 2 मार्च 2026 को दिखे, 2 मार्च, 3 दिन पहले। और वो बेत शेमेश एक जगह है इजराइल में जिसपे ईरान ने मारा था, बंकर भेज दिया था, कई इजरायली मारे गए थे, वहां वो गए थे बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के। उसके बाद से वो नहीं दिखे। और ओके। ना ही उनके जो गृह मंत्री हैं बेन गिवर, जिनका काम है, गृह मंत्रालय का काम है ना इसको देखना, जी जो अंदरूनी स्थिति है, तो वो तो दिखाई नहीं पड़े 28 फरवरी 2026 से, जिस दिन अली खामनेई, इमाम खामनेई का असैसिनेशन हुआ, उसके बाद वो नहीं दिखे। तो जी। ये जो पूरी एक क्राइसिस आ गई है, एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया। और दीपक जी, हम और आप जानते हैं पॉलिटिकल वैक्यूम का क्या मतलब होता है, कि डायरेक्शनलेस, दिशाहीन। एक चीज और जानना चाह रहा था, इधर पिछले
2 दिन से ईरान ने मिसाइल से कम ड्रोन से ज़्यादा हमले किए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है, खासकर जो लारीजानी हैं, अली लारीजानी, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव हैं, इस वक्त ईरान के सबसे अहम ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं। इनका ये कहना है कि अभी तक हमने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलें नहीं निकाली हैं। तो क्या ये ईरान की स्ट्रैटेजी है कि जंग थोड़ी और खिंचेगी और लंबी होगी, उसके बाद वो और घातक मिसाइल निकालेंगे? अभी वो सिर्फ मीडियम रेंज की मिसाइल निकाल रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, ईरान बीच बीच में लॉन्ग रेंज की निकालता है। जैसे बेत शेमेश की जो घटना थी उसमें ऐसा कहा जाता है, और ईरान ने एडमिट नहीं किया, लेकिन जो डिनाई भी नहीं किया, कि वहां हाइपरसोनिक मिसाइल मारी गई थी जिसने बंकर को भेज दिया था। उसके बाद वो फिर ड्रोन और इंटरमीडिएट मिसाइल पे आ गए। तो ईरान की टैक्टिक्स ये लगती है कि 1-2 दिन ड्रोन और इंटरमीडिएट मिसाइल से मारो, फिर अचानक किसी सेंसिटिव जगह पे हाइपरसोनिक मार दो, फिर रुक जाओ, अच्छा, फिर वो मतलब वापस आओ, फिर आप ये रुक कह जाओ। रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि मीडियम रेंज की मिसाइल बीच-बीच में मारते रहिए, और फिर थोड़ा रुक के जो सबसे घातक मिसाइलें हैं, बहुत ही हाई स्पीड की हैं, जिसकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा है, फिर बीच-बीच में हर दूसरे दिन पे 48 घंटे बाद उनसे अटैक करो। ये आप कहना चाह रहे करेक्ट, हैं? करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल यही कहना चाह रहा एक और चीज़, क्या आपको लगता है कि इस वक़्त ट्रम्प पर भी प्रेशर है? क्योंकि जो ताज़े जनता के पोल्स आ रहे हैं, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट के हों, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स के हों, चाहे रॉयटर्स के हों, 60%, 59 टू 60% अमेरिकन्स ये जंग नहीं चाहते हैं। तो क्या एक प्रेशर बढ़ रहा है ट्रम्प पर? देखिए, जनता नहीं चाहती है, और ये चीज पोल्स दिखा रहे हैं। जैसे आपने कहा 50 से 60% लोग जंग नहीं चाहते। 59 टू 60%, या 59 से उसके 60%। जी, उससे इंपॉर्टेंट क्या है? उससे इंपॉर्टेंट है जो सीएनएन छाप रहा है, जो जो सीएनएन कह रहा है, जो अमेरिकन अमेरिकन मीडिया ने भी कहना शुरू कर दिया, मेन स्ट्रीम, कि स्टॉक पाइल्स कम हो रहे हैं। जो ओहो! मिसाइल्स के स्टॉक पाइल्स है वो कम हो। एक खबर देखी आई कि जो कतर में इनका एक एक टेक्निकल बात है, एक पीएसी 300 इंटरसेप्टर अमेरिका यूज कर रहा था, लेकिन अब वो पीएसी 300 के बजाय 200 यूज कर रहा है, जो सन 2000 के बने, और वो उतने इफेक्टिव नहीं साबित हो रहे हैं, क्योंकि कतर पे कल भी मार हुई है, आज भी हुई। ओके, मतलब आप ये तो कह रहे हैं ये कि जो समस्या है। जो 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 एयर डिफेंस सिस्टम है, मिसाइलों से बचाव करने वाला जो सिस्टम है, वो इस वक़्त अमेरिका का ज़्यादातर डैमेज हो गया है या यूज़ हो चुका है, और कहीं न कहीं अब और नए हथियारों की सप्लाई उनको चाहिए, आप ये कह रहे हैं? जी, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और आखिर में एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल अमरीश जी मैं करना चाह रहा हूँ। क्या ईरान न्यूक्लियर बम की तैयारी कर रहा है? और क्या ये बात सही है कि जो नए सुप्रीम लीडर आएँगे, वो कोई फ़तवा जारी करेंगे, और उस फ़तवे से, यानी उस आदेश से, ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने की अनुमति मिल जाएगी? इस तरह की कोई बातें आपके पास पहुँच रही हैं? जी, बिल्कुल 100% पहुंच रही हैं, और ये भी हो सकता है कि सुप्रीम लीडर जो नए चुने जाएं, नाम किसी और का अनाउंस हो और हो वो कोई और, क्योंकि ओहो! इस जी, बिल्कुल, नाम किसी का हो कोई और, मतलब? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ये पूरी अरे संभावनाएं सिक्योरिटी पर्पस। सिक्योरिटी पर्पजेज और चकमा देने के लिए, अमेरिका को चकमा देने के लिए, कि वो अपनी एयर स्ट्राइक्स पे, समझ गया क्योंकि कि ए का नाम हो और बी जो है एक्चुअल में हो। जी, और इजराइल का बयान कल आया कि जो भी नया सुप्रीम लीडर चुना जाएगा उसको हम असैसिनेट करेंगे, क्योंकि जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, उनको सबसे बड़ा डर है कि फतवा आ जाएगा कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा सकता है, और वो 24 घंटे में बन जाएगा। मतलब ये लारजानी कह चुके हैं मतलब कि क्या। इसका मतलब मैं ये मानूं, हालांकि ईरान भी नहीं मानेगा, ना ही ईरान की मीडिया ऐसा बोलेगी, कि न्यूक्लियर बम एक तरह से पूरी तरह से रखा हुआ है, सिर्फ फाइनल टचेस देने हैं। जैसे ही फतवा आएगा कि भाई न्यूक्लियर बम बनाया जा सकता है, अस्तित्व का सवाल है ईरान का। इस वजह से इस्लाम में कहा गया है कि जब अस्तित्व का सवाल हो पूरे देश का, सिविलाइजेशन का, तब आपको छूट मिल सकती है इस तरह के हथियार के लिए। तो ये जैसे ही फतवा जारी होगा, बम सामने आ जाएगा। बिल्कुल, विद इन 24 आवर्स, आप देख लीजिएगा, ये टाइमलाइन है, और तो पूरी क्या ये दुनिया एक जो है इस तो समय क्या एक तरह से नोक पे है।
जी। इसका मतलब अगर ईरान न्यूक्लियर बम बनाता है तो ये पूरी तरह से गेम चेंजर होगा, रुख बदल देगा जंग का। और क्या, इसमें तो फिर इजराइल अमेरिका को 10 बार सोचना पड़ेगा, और उनके जो गल्फ एलाइज हैं वो फिर उनका दबाव दुगना तिगना हो जाएगा, टर्की का भी, क्योंकि किसी के पास कि न्यूक्लियर जंग वेपन रोके। वहां नहीं। ओके। उनका दबाव तिगना हो जाएगा कि इस जंग को रोको। चलिए, आखिर में बड़ी बात जो है अमरीश मिश्रा ने कही। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर बम की तैयारी ईरान कर रहा है और नए सुप्रीम लीडर से उम्मीद की जा रही है कि वो फतवा जारी करके न्यूक्लियर बम बनाने के आदेश फरमान जारी कर सकते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी पिछले 25 बरस से ईरान के पास है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, एनरिच यूरेनियम है, यानी मटेरियल भी है, टेक्नोलॉजी है, कैपेसिटी है। इसलिए ये बम बहुत जल्दी असेंबल करके आ सकता है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि बम ऑलरेडी है, सिर्फ अनाउंस करना। और अगर ये न्यूक्लियर बम, परमाणु बम इसका ऐलान होता है तो फिर जो गल्फ के बाकी मुल्क हैं, चाहे कतर हो, बहरीन हो, या फिर कुवैत हो, या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, इनका प्रेशर जो है जंग रोकने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ट्रंप और नेतन्याहू को भी सेकंड थॉट सोचना पड़ेगा दोबारा कि जंग लड़नी चाहिए या इसको यहीं पर ख़त्म करना चाहिए। बहरहाल एक और बात इन्होंने कही कि इज़राइल की खबरें नहीं आ रही बाहर कि इज़राइल के अंदर क्या है, वहाँ पर भी काफ़ी असमंजस की स्थिति इज़राइल में है। नेतन्याहू 2 तारीख को देखे गए थे, उसके बाद कहाँ पर हैं, बंकर में हैं, कहाँ छुपे हैं, इसकी भी कोई खबरें ताज़ा हमको नहीं आ रही। अमरीश भाई, सारी चीज़ें आपने अपडेट कर दी, क्योंकि डेवलपिंग सिचुएशन है जंग में, और मैं चाहूँगा ऐसे ही आप आते रहें समय-समय पर और अपडेट करते रहें हमारे दोस्तों को कि जो लेटेस्ट खबर है, सही खबर है, उसका सही विश्लेषण हो कि जंग किस तरफ जा रही है, वो हमें पता रहे। थैंक यू सो मच अमरीश जी फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।